नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोहरदगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसएसबी कैंप में जवान ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि इंसास राइफल से उसने खुद को गोली मारी है, उसकी मौत हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर के अब तहकीकात की जा रही है। इंसास राइफल से जवान ने खुदकुशी की है। कर्नाटक का रहने वाला अनप्पा दुग्गल इसका नाम बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव ड्यूटी में लोहरदगा पहुंचा था, जहां इसने खुदकुशी कर ली है। भंडरा राजकीय विद्यालय कैंप में खुदकुशी की है। आकाश साहू हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, विधानसभा में चुनावी ड्यूटी करनी थी, लेकिन खुदकुशी का मामला, क्या पूरी खबर है? जी बता दें कि एक जवान ने खुद को गोली मार के अपने जो राइफल है, इंसास राइफल जिसपे गोली मारी थी, वो रात भर ड्यूटी किया। उसके बाद अगले सुबह उसने बाथरूम में जाकर या अपने आप को गोली मार ली, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर किन कारणों से जवान ने ड्यूटी के दौरान इस तरह से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। विभाग के अधिकारी और पुलिस, लोहरदगा पुलिस भी इस पर पूरी तरह से जांच में लगे हुए हैं और जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसको सामने रखा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से ये धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक बार फिर से इनको धमकी मिली है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था सलमान खान की बढ़ाई गई है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में धमकी का मैसेज आया है। सलमान खान से 5 करोड़ की मांग भी की गई है। सलमान से मंदिर जाकर माफी की मांग की गई है। तो एक बार फिर से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से धमकी का यह मैसेज है। सलमान खान से 5 करोड़ की मांग की गई है। इसके साथ साथ सलमान से कहा गया है कि मंदिर जाकर आप माफी मांगिए। और देखिए, निजी संपत्ति के बंटवारे पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है कि हर जो निजी संपत्ति है वो सामुदायिक नहीं हो सकती है। तो एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीजेआई की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने यह बहुमत से फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं हो सकती। निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की समीक्षा हो। तो देखिए, निजी संपत्ति को लेकर के मसला काफी दिनों से चला आ रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कह सकते हैं कि बड़ा फैसला बहुमत से सुनाया है कि हर निजी संपत्ति जो है वो सामुदायिक संपत्ति नहीं हो सकती, कि वो किस तरीके से उपयोग की जा सकती है, उसका समुदाय पर क्या असर पड़ता है, इन तमाम मानकों का ख्याल रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, ये फैसला सुनाया। बता दें कि सीजेआई की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने बहुमत से यह फैसला सुनाया है कि हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस निजी संपत्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति उसको हम नहीं कह सकते हैं। और सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की समीक्षा की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि सार्वजनिक हित हो और उसको लेकर के हम किस तरीके से एक बार उस संपत्ति का करते हैं, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। और देखिए, कनाडा और भारत के बीच जो तकरार का मसला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ऐसे में लगातार भारत सरकार की भी नजर है इन गतिविधियों को लेकर के, और खास करके जो मंदिरों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं या फिर जो भी अभी घटनाएं चल रही है, इसको लेकर के अब जो चिंता है वो भी जाहिर की गई है। और इस बीच नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट सामने आता है। कनाडा और भारत के बीच तकरार लगातार बढ़ रही है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा की ऐसी हरकत भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी।
और देखिए, कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर पर हमला बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि इससे जान सकते हैं कि हम इस बारे में कितनी गहरी भावना रखते हैं। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. और देखिए, अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव होना है और भारतीय समय के अनुसार बात करें तो 5:30 बजे ये चुनाव कराए जाएंगे। तो देखिए, लगातार जो हलचलें थी वो बढ़ी हुई थी अमेरिका चुनाव को लेकर के, और ऐसे में भारत की भी नजर इस चुनाव पर है। बता दें कि अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनने के लिए भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे से अगले राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और दोनों के बीच यहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अमेरिकी राज्यों के लिए निर्धारित कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिल जाएंगे वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में शपथ लेगा। तो देखिए, दिल्ली में पुजारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पूजा की। इन लोगों ने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी अबू धाबी में हैं और अबू धाबी में उन्होंने एक हिंदू मंदिर में वहां पर पूजा अर्चना की और उसके साथ साथ वहां क्या खासियत है उसको भी उन्होंने बयां किया है। बता दें कि हरदीप पुरी अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर में पहुंचे। यहां उन्होंने स्वामी ब्रह्मा विहारी दास से मुलाकात कर मंदिर की वास्तुकला को निहारा। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अबू धाबी में दिव्य और वास्तुकला की दृष्टि से भव्य BAPS हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। स्वामी ब्रह्मा विहारी दास जी के प्रति हार्दिक आभार। मुझे 2021 में मध्य पूर्व के इस पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर में पूजा करने और एक औपचारिक ईंट रखने का सौभाग्य मिला, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मूल्यों के प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोशपूर्वक समर्थन किया है। और देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा लगता है, लेकिन ये ऐसा संयोग कहिए, एक ऐसा समय कहिए कि एक तरफ छठ पूजा में लोग जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ शारदा सिन्हा की तबीयत खराब है, वो वेंटिलेटर पर है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है। लेकिन इन सब के बीच प्रार्थनाओं का दौर लगातार शारदा सिन्हा को लेकर के चल रहा है। बता दें कि शारदा सिन्हा बीमार है, दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने उनके बेटे अंशुमन को फोन कर हालचाल जाना और मजबूती से इलाज कराने की बात कही है। इसी बीच शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि शारदा सिन्हा पर गलत खबर नहीं चलाएं। वे एम्स में इलाज करा रही हैं। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच आएंगी और फिर हम उनके गाए छठ गीत गुनगुनाएंगे। और देखिए, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के लिए प्रार्थनाओं का दौर पूरे बिहार में जारी है। लोग अलग अलग जगहों पर पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि शारदा सिन्हा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, हमारे बीच हो, क्योंकि छठ का वक्त है। और ऐसे में शारदा सिन्हा के जो गीत है वो हर छठ घाटों पर गूंजते हैं
लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता वाली भी तस्वीर सामने आई है। लेकिन गोपालगंज में भी जगह जगह मंदिरों में पूजा पाठ कर शारदा सिन्हा की सेहत में सुधार लाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना कर रहे लोगों का कहना है कि छठी मैया उन्हें जल्द स्वस्थ करेंगी और फिर से देशवासियों के बीच लौट आएंगी। लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शारदा सिन्हा बिहार वासियों और पूरे भारतवासियों के दिल में बसती है और वो बहुत अच्छी महिला है। मैं महादेव से निवेदन करता हूँ कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। मैं यही महादेव से प्रार्थना करता हूँ और पूजन पाठ उन्हीं के लिए चल रहा है। सचिन तिवारी जी, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी ईश्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी स्वस्थ हों और फिर एक बार हमारे बिहार के लिए छठ पर्व का एक नया स्वर में एक नया भजन प्रस्तुत करें। यही भोलेनाथ से और छठी मैया से मेरी विनती है। शारदा सिन्हा जी के बारे में मैं महादेव के प्रांगण में चाहता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और छठ पर्व पे फिर एक नया सा कोई भजन हम लोग को सुनाए और हम लोग के बीच में आए और फिर वो स्वस्थ होकर के हम प्रार्थना करेंगे कि गोपालगंज के धरती पर आए और गोपालगंज में आकर के कुछ हम लोग का मार्गदर्शन करें। और देखिए लगातार छठ को लेकर के एक तरफ शारदा सिन्हा की तबीयत खराब है तो दूसरी तरफ आज नहाए खाए के साथ इस महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। जो छठव्रती हैं वो गंगा स्नान किया, गंगा घाटों पर पहुंची और वहां से गंगा जल लेकर के अपने घर को पहुंची और वहां पर कद्दू भात बनाया और अलग अलग जिलों से अलग अलग जगहों से जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आई है, जहां पर छठव्रती ये पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दे रही है। नहाए खाए के साथ छठ महापर्व के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो गई। पहले दिन गंगा नदी सहित सभी नदियों के घाटों पर श्रद्धालु और छठव्रती पवित्र स्नान कर रहे हैं और गंगा जल घर ले गए। तो छठ को लेकर के तैयारी तेज है और बता दें कि इसके साथ साथ 4 दिवसीय ये छठ का अनुष्ठान होता है। तो हर दिन कह सकते हैं कि तैयारी होती है और हर दिन ये पूजा पाठ किया जा रहा है, जिसमें ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया की तस्वीर है, मुंगेर पटना के साथ साथ भागलपुर और पूर्णिया की तस्वीर, जहां नहाए खाए को लेकर घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बिहार में पहली बार हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक यह लंबा आयोजन होना है और इसको लेकर के खिलाड़ियों का उत्साह जो है वो चरम पर है और कह सकते हैं कि राजगीर का यह आयोजन बहुत ही बेहद खास और भव्य होने वाला है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसके पहले जो ट्रॉफी है उसकी यात्रा एक निकाली गई थी। बता दें कि 6 देश के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और पूरे बिहार में ट्रॉफी गौरव यात्रा निकाली गई, जिसका समापन नालंदा में हुआ, जहां ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट। ट्रॉफी गौरव यात्रा बिहार की गौरव स्थली नालंदा पहुंच गई है। पूरे बिहार में ये यात्रा देखी गई, तमाम जिलों से ये ट्रॉफी गुजरकर वापस नालंदा आई है और यहाँ पर टूर्नामेंट होना है। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर है, चाहे रोड में भ्रष्टाचार है, नली में भ्रष्टाचार, यहाँ काम नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में छपरा बहुत पिछड़ा स्थिति में है। स्वास्थ्य एग्जाम सेंटर में एग्जाम कैंसिल हो जाता है, इसका इलेक्शन के समय लॉलीपॉप किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड का आदेश और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड का आदेश लेकर हम पहुंच चुके हैं झारखंड के उस जिले में जिसकी धरती में कई इतिहास दफन है। ये वही भूमि है जो राजा राम मोहन राय की कर्मभूमि रही है और यहीं से महान स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण बाबू ने एक झोपड़ी से लेकर दिल्ली के राजपथ तक का सफर तय किया था। यह है चतरा जिला और चतरा विधानसभा की सीट इस बार झारखंड विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। आप सबको पता है कि इसलिए वह पिछली बार यहीं
आरजेडी से आरजेडी के टिकट पर सत्यानंद भोक्ता जो कि अभी हेमंत कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो यहां से चुनाव जीत कर गए थे। इस बार उनकी बहू रश्मि प्रकाश चुनावी मैदान में है, तो साथ ही साथ एनडीए की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है जनार्दन पासवान ने, एलजेपीआर के टिकट से चुनावी मैदान में है। और आज हम यहां इसलिए पहुंचे हैं कि झारखंड की और खास तौर पर चतरा की जनता का आदेश क्या होने वाला है, क्योंकि चतरा के जो ये लोग हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए ही। यही वो लोग हैं जो चुनने वाले हैं अपना नेता। अगले 5 साल तक इनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये लोग इसका आज चुनाव करेंगे। और साथ ही साथ इन सभी लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि सोच समझकर आप लोग को भी चुनना है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हमारे साथ गेस्ट में भी बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनसे हम बात करेंगे इनके दावों की कि क्या कुछ तैयारी इनकी तरफ से की गई है। आज हमारे साथ जेडीयू से रामाशीष कुमार जी, जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं चतरा के। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत कर लीजिए। आरजेडी से अभिषेक निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी स्वागत है। एलजेपी से आदित्य विजन प्रधान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास से हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें 25 संकल्प जो है वो लिए गए हैं, क्योंकि झारखंड 25 साल का हो चुका है और ऐसे में 25 संकल्प लिए गए हैं। तो शुरुआत सबसे पहले मैं उसी के साथ करूंगी, क्योंकि हमारे साथ एलजेपीआर के यहाँ पर नेता मौजूद हैं। जहां आप लोगों ने जो संकल्प लिए हैं और जिस तरीके से यो घोषणा पत्र जारी करके लोगों को और महिलाओं को साधने की कोशिश की है, क्या लगता है काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, 100% काम करेगा। हमारे जो आदरणीय नेता हैं श्री चिराग पासवान जी, उनकी यही सोच है कि झारखंड में युवाओं को, महिलाओं को, सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलने का काम करें। और पिछले कई वर्षों से जो चतरा में बेरोजगारी और युवाओं की जो समस्या है, उनका समस्या का निदान हो और कैसे अपनी योजनाओं को यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएं और चतरा की जनता का विकास हो। चलिए ठीक है। देखिए, इन लोगों की तरफ से अगर हम देखें तो मैनिफेस्टो जारी हो गया, आप लोग अभी तक जारी नहीं कर पाए। बहुत जल्द जारी हो जाएगा। कोई डेट टाइम? जारी हो गया, हाँ जारी हो गया है। जैसे हमारे महागठबंधन की तरफ से, अभी जेएमएम कांग्रेस की तरफ से, हम महागठबंधन की तरफ से जी पूरा संकल्प जारी कर दिया आप लोगों ने जी। पूरा क्या कुछ खास इस बार करने वाले हैं? पिछले बार भी हम लोग का खास था और इस बार भी खास है। उसी के दिशा के पहल पर हम लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हर एक घर के महिलाओं को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। ये हम लोग का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो में काम। इस बार सीधी टक्कर रश्मि प्रकाश वर्सेज एलजेपीआरवी के जनार्दन पासवान है, क्या टक्कर लग रहा है आपको? मुझे तो वैसा कोई टक्कर नहीं लग रहा है। भाजपा ने वैसे एनडीए गठबंधन ने वैसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिनका यहाँ कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है। और हम लोग लगातार 5 साल विकास के मुद्दे विकास किए हैं और इस बार भी चुनाव। आप कितना विकास किए यहाँ की जनता मुझे बताएगी, लेकिन उससे पहले आपसे बताइए किस तरीके से इस बार की तैयारी है आप लोगों की? नमस्कार, मैं रामाशीष कुमार, जदयू जिला अध्यक्ष चतरा। और मैं बता दूं कि इस वर्ष जो अभी हमारे सहयोगी यहाँ चतरा के वर्तमान मंत्री महोदय के कार्यकर्ता लोग बोल रहे थे कि जिसका जिला अध्यक्ष नहीं है उसका क्या होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जिला अध्यक्ष बिल्कुल है और जो हमारा तैयारी है वो तो 23 तारीख को दिखाएगा कि हमारी तैयारी क्या है। एनडीए गठबंधन की सरकार अब झारखंड में होगी और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ मंत्री रहे 5 साल चतरा के, और ये लगातार, आपको मैं बता दूं कि 3 बार ये लगातार मंत्री रहे चतरा के, लेकिन चतरा के हॉस्पिटल में एक बढ़िया डॉक्टर व्यवस्था नहीं हो पाई। ठीक है, ये इन लोग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इतना काम जो है वो हो गया है, लेकिन हम जनता से पूछते हैं, ये जो कहा जा रहा है कि इतना काम कर दिए मंत्री जी, हुआ है काम? जी, जितना काम हुआ है मंत्री जी के रीजन में हुआ। इसका पहले जितना भी एक भी विधायक यहाँ काम नहीं किया था। हुआ है काम? मंत्री जी किए हैं, बिल्कुल किए हैं। और हमको लगता है 24 में भी सरकार बनेगी हेमंत सरकार के नेतृत्व में, तो उससे भी ज्यादा काम होगी। चलिए, आप लोगों का क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? जनता क्या क्या चाहती है? सबसे ज्यादा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का है। युवा, यहाँ लाखों युवा बेरोजगार हैं जो पलायन करते हैं दूसरे राज्य में, दूसरे जगह पे जा जाके अपना रोजी रोटी के लिए यहाँ से लोग जाके कमाते हैं। बेरोजगारी है मुद्दा। एक्चुअली मैं तो युवा हूँ, तो सबसे पहले युवा के मुद्दे को उठाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा कि जेएसएससी सीजीएल का मामला आया, जिसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी आई, और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया ताकि गड़बड़ी
मार्केट में नहीं आए, फिर भी बहुत व्यापक पैमाने पे गड़बड़ी आई। JSCL का मुद्दा है, और क्या मुद्दा रहने वाला है? अब यहाँ तो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में चतरा बहुत पिछड़ा स्थिति में है। स्वास्थ्य शिक्षा खराब है जी। यहाँ पे सही तरीके से चल रहा है काम? पहले से बहुत अच्छा है। पहले से अच्छा है। जैसे भैया ये बोले बेरोजगारी का, युवाओं को नौकरी नहीं जा रही, ये पूछिए कि जैसे ही आचार संहिता लागू होने के उसे क्रम में एक दिन पहले हमारे माननीय मंत्री जी सत्यानंद भोक्ता चौकीदार को नियुक्ति पत्र दिया गया। और तो चुनाव के वक्त में एक सेकंड, चुनाव के वक्त में क्यों याद आता है? चुनाव के वक्त में याद आता है काम? नहीं, वो प्रक्रिया में था। प्रक्रिया में थे सरकारी काम कोई। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जैसे चुनाव आने वाला होता है नेताजी एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं? चुनाव से पहले एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं? मिल रहा है रोजगार, मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं मैडम। यहाँ पूछिए बाईपास किधर बनाए हैं? वो जो बोल रहे थे बाईपास का काम चल रहा है, किधर चल रहा है जरा? चलिए, और क्या मुद्दा है? LJP प्रत्याशी जो जनार्दन पासवान अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले 2 बार वो विधायक यहाँ रहे हैं। अगर एक भी योजना इस धरती पर उसका है तो कोई बता दे। और क्या है इस बार का मुद्दा? अपना जनार्दन पासवान अपना किया हुआ काम दिखाए यहाँ पे चतरा में। और क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का इस बार? क्या चाहते हैं जनता क्या चाहती है सरकार से? देखिए, यहाँ सबसे जो बोल रहे हैं जनता, मेन है बुनियादी समस्या। बुनियादी समस्या का मूल उद्देश्य यही है। मैया समान जो योजना हमारे मुख्यमंत्री जी जो चलाए हैं, उसे पूरा जनता एकदम उनके पीछे खुश है। और पीछे इधर आप लोग का क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से फैक्ट्री बैठना चाहिए और क्या चाहिए? मैं ये पूछना चाहूँगा कि सत्यानंद भोक्ता जी श्रम मंत्री हैं अभी तत्कालीन सरकार में। एक ही खानदान का सब रहे, हर चीज में, हर इलेक्शन में एक ही खानदान का नहीं रहे। और लोग है ना, हम कह रहे हैं कि यहाँ जनार्दन पासवान 2 बार बना तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, एक काम भी नहीं हुआ है। और हमारे जो सत्यानंद भोक्ता जी जो हैं बहुत काम दिखाए, और हम ये कहते हैं सबसे बड़ा कि 1000 जो लागू किया है और ये बहुत बढ़िया हो रहा है। और इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ भ्रष्टाचार का है। जिस तरीके से जो एग्जिस्टिंग मंत्री है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, यहाँ अकंठ डूबी हुई सरकार है भ्रष्टाचार में। और यहाँ के लोगों से पूछिए, नल से लेकर के और जल तक सब में भ्रष्टाचार है, रोड में भ्रष्टाचार है, नली में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जी पूरा भ्रष्टाचार है। मैं तो ये बोलूंगा कि ये श्रम मंत्री हैं सरकार के, और इतना सारा प्रावधान है श्रम आयोग में, कितना इन्होंने धरातल पे उतारा और कितने श्रमिकों को इसका लाभ मिला, रोजगार कितनों को मिला। यहाँ थर्ड पार्टी एजेंसी हर जगह काम कर रही है, कितनों को श्रमिक भ्रष्टाचार मिलती है। गवर्नमेंट की सुविधा पूरे सही तरीके से मिलती है, शिक्षा से लेकर और खेल तक। 90 की तमाम जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं, साफ तौर पे कह रही हैं कि सपना साकार हुआ है। इस तरीके से जो मैट लगाए गए हैं बिहार सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों की लागत से ये मैदान तैयार किया है। हॉकी खिलाड़ियों का सपना साकार हुआ है। और अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले यहाँ पे जो हो रहे हैं वो सिर्फ अन्य राज्यों के, अन्य जिलों के बच्चे यहाँ नहीं होंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अब बिहार की बेटियां भी नजर आएंगी। वो सपना भी जल्द पूरा होगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 राजगीर। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।